तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जबरदस्त चर्चा करने वाले हैं जो आपको बिल्कुल सोचने पर मजबूर कर देगी। हम बात करेंगे फीनिक्स फ्रेमवर्क की, यानी राख से दोबारा उठ खड़े होने की क्षमता की। आज हम देखेंगे कि कैसे जमीन से उठे लोगों की छोटी छोटी जीत और उनका संघर्ष आगे चलकर बैंकिंग और भाषा के समावेश जैसे बड़े संस्थागत ढांचों की नींव बनती है। ये सफर वाकई बहुत प्रेरणादायक होने वाला है। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बिल्कुल साफ है। हम 5 अलग अलग पर आपस में जुड़ी हुई कहानियों पर गौर करेंगे। पहला, विपरीत परिस्थितियों में बंधन बैंक की शुरुआत। दूसरा, आशीष का क्लर्क से मैनेजर तक का सफर। तीसरा, बैंकरप्ट होने से लेकर 800 करोड़ तक की कहानी। चौथा, यूपीएससी की नाकामी के बाद मेंटोरिंग में कामयाबी। और पांचवा, इंडियन बैंकिंग में राजभाषा हिंदी का महत्व। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। विषय नंबर 1, बंधन बैंक की एक ऐसी शुरुआत जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। बात हो रही है चंद्रशेखर घोष की, जिनकी कहानी ग्रेटर त्रिपुरा के एक बहुत ही छोटे से गांव रामचंद्रपुर से शुरू होती है। उनके बचपन का असली सच काफी हैरान करने वाला था। उनके पिताजी की एक छोटी सी मिठाई की दुकान थी और परिवार की हालत इतनी तंग थी कि पूछिए मत। जब स्कूल के टीचर्स उस दुकान के पास से गुजरते तो उनके पिता उन्हें रोककर मिठाई खिला देते थे। और जानते हैं क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि टीचर्स शर्म के मारे स्कूल की फीस ना मांगे। जरा सोचिए, ये शुरुआत कितनी मुश्किल रही होगी। और यहां से उनका जो सफर शुरू हुआ वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। 1978 में ढाका से पढ़ाई पूरी की, ट्यूशन पढ़ाया और पहली कमाई कितनी थी? सिर्फ 50 रुपए, जिससे उन्होंने अपने पिता के लिए एक शर्ट खरीदी। फिर 1985 में बांग्लादेश में एक एनजीओ के साथ काम किया। वहीं से एक आइडिया क्लिक हुआ और 2001 में रिश्तेदारों से उधार लेकर सिर्फ 2 लाख रुपए से बंधन की शुरुआत की। उनका उद्देश्य था महिलाओं को आर्थिक आज़ादी देना। और देखते ही देखते मेहनत रंग लाई और 2014 में उन्हें रिजर्व बैंक से एक पूर्ण बैंक का लाइसेंस मिल गया। और अगर आज की बात करें तो ये नंबर देखिए, 20,000 करोड़। बंधन बैंक का टर्नओवर आज 20,000 करोड़ को पार कर चुका है। एक वो वक्त था जब स्कूल की फीस देने के पैसे नहीं थे और आज ये इतना बड़ा साम्राज्य है। ये निरंतर प्रगति और अटूट संकल्प की एक जीती जागते मिसाल है। अब आते हैं अपने दूसरे विषय पर, आशीष, जिन्होंने क्लर्क से बैंक मैनेजर तक का सफर तय किया। मॉडर्न बैंकिंग सेक्टर में ये एक ऐसी कहानी है जो अपने आसपास फैली हर तरह की नेगेटिविटी को हराने का सबक देती है। देखिए, बैंकिंग में एक कस्टमर सर्विस एसोसिएट या क्लर्क की भूमिका सबसे आगे होती है। असल में वही ग्राहकों के लिए बैंक का पहला चेहरा होते हैं और इस काम में कितना असीम धैर्य चाहिए ये हम सब जानते हैं। आशीष ने भी बिल्कुल इसी ग्राउंड लेवल से अपनी शुरुआत की थी और उनके समर्पण का नतीजा कमाल का रहा। 2018 में जब वो महज 21 साल के थे, उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया में 22,000 रुपए की सैलरी पर बैंक क्लर्क के रूप में ज्वाइन किया। और आज लगभग 8 साल बाद 29 की उम्र में वो स्किल 2 मैनेजर हैं और उनकी सैलरी 1.25 लाख रुपए है। मेहनत से अपने और अपने परिवार का रास्ता कैसे बदला जा सकता है, ये उसका एक परफेक्ट उदाहरण है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे टॉपिक पर, दिवालियापन से 800 करोड़ तक की उड़ान। ये कहानी है संजय भसीन और कल्चर हॉलिडेज की। ये दिखाती है कि जब आपका बिजनेस बुरी तरह क्रैश कर जाए तब क्या होता है और वहां से बाउंस बैक कैसे किया जाता है। 14 करोड़ रुपए सुनकर ही बोझ महसूस होता है ना। 2007 में एक प्रमुख सर्च इंजन की पॉलिसी में बदलाव आया और संजय जी के टूरिज्म बिजनेस को ऐसा गहरा झटका लगा कि उन्हें हर दिन लगभग 4 लाख रुपए का भारी नुकसान होने लगा। ये 14 करोड़ का कर्ज सच में किसी को भी तोड़ने के लिए काफी था। हालात की गंभीरता तो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। ऑफिस के बाहर लगभग 100 गुस्से में भरे क्लाइंट्स खड़े थे, जिनके 80-90 लाख रुपए के टिकट्स फंसे हुए थे। हताशा का आलम यह था कि अपने रोजमर्रा के गुजारे के लिए उन्हें अपना मोबाइल फोन तक सिर्फ 2,000 रुपए में बेचना पड़ा। एक ऐसी स्थिति जहां सब कुछ खत्म होता हुआ लग रहा था। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। 800 करोड़। जी हां, आज 2024 आते आते कल्चर हॉलिडेज एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है, जिसे अमेरिका में बेस्ट टूर ऑपरेटर का अवार्ड मिला है। दिवालियापन से उठकर 800 करोड़ की मूल्यांकन तक पहुंचना ये साबित करता है कि विफलताएं अंत नहीं होती, बल्कि एक नया मौका होती हैं। अब बात करते हैं चौथे विषय की, सचिन सर की कहानी, जिन्होंने यूपीएससी का सपना टूटने के बाद अपना नया रास्ता बनाया। ये एक बेहद प्रेरणादायक कहानी है कि जब आपका ओरिजिनल प्लान फेल हो जाए तो अपनी दिशा कैसे बदलें। सोचा है कभी, जब सालों की मेहनत के बाद यूपीएससी का सपना टूट जाता है तो क्या गुजरती है?
सचिन सन के सामने भी यही सवाल था। इंजीनियरिंग के बाद मल्टीनेशनल कंपनियों के ऑफर छोड़कर तैयारी की, पर कामयाबी नहीं मिली। धैर्य जवाब दे रहा था और आगे का रास्ता बिल्कुल धुंधला था। उनके संघर्ष को देखिए, पहले यूपीएससी फेल, फिर स्टेट सर्विसेज में सिर्फ 1.5 मार्क्स से रह गए। हार नहीं मानी, कुछ नया ट्राई करने का सोचा तो केक की फ्रेंचाइजी खोल ली। अब एक इंजीनियर बेटा केक बेचे तो माता पिता का निराश होना तो लाजमी था। इन सब उतार चढ़ाव और गलतियों के बाद 2017 में उन्होंने दिल्ली आकर टीचिंग और बैंकिंग परीक्षाओं की तैयारी के फील्ड में कदम रखा। और वहीं उन्हें अपनी असली मंजिल मिल गई। दिल्ली के बत्रा सिनेमा हॉल में जब उन्होंने हजारों छात्रों की भीड़ देखी और उन छात्रों के दिलों में एक टीचर के लिए जो इज्जत महसूस की, बस वहीं उन्होंने तय कर लिया कि उन्हें भी युवाओं का मार्गदर्शन करना है। आज वो हजारों छात्रों को प्रेरित कर रहे हैं। आइए अब आखिरी और 5वें विषय पर आते हैं, भारतीय बैंकिंग में राजभाषा हिंदी का महत्व। अब तक हमने व्यक्तियों के संघर्ष की बात की, पर अब जरा जूम आउट करके देखते हैं कि बड़े संस्थान जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ने के लिए भाषा को कैसे अपनाते हैं। राजभाषा हिंदी का इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ एक सरकारी नियम नहीं है, ये प्रशासनिक और बैंकिंग सेक्टर्स में हिंदी को शामिल करने की एक ठोस रणनीति है। क्यों? ताकि बैंकिंग हर आम नागरिक की पहुंच में हो, उनकी संस्कृति से जुड़े और सच में एक समावेशी विकास हो सके। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ग्राउंड लेवल से मजबूत नींव तैयार करना। इन टारगेट्स को देखिए, हिंदी में पत्रों का 100% जवाब देना या वेबसाइट को द्विभाषी रखना, ये सिर्फ ड्राई और उबाऊ आंकड़े नहीं हैं दोस्तों। ये आम नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने का एक रोड मैप है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि भाषा किसी के भी विकास के रास्ते में रुकावट न बने। इसी दिशा में आवाहन और नेलई मारुथम जैसी ई-पत्रिकाएं कॉर्पोरेट जगत में बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। ये इंटरनल मैगजीन्स बैंक के कर्मचारियों को अपनी मातृभाषा में अपनी रचनात्मक प्रतिभा दिखाने का एक खुला मंच देती हैं। सच कहूं तो ऐसी चीजें कार्यस्थल का माहौल बहुत पॉजिटिव बनाती हैं। कई बैंकिंग संस्थान इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जैसे इंडियन ओवरसीज बैंक, जो नराकाश तिरुनेवेली के लिए संयोजक कार्यालय का काम कर रहा है। खासकर राजभाषा विभाग के इस स्वर्ण जयंती वर्ष में ऐसी पहल और भी ज्यादा मायने रखती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ये गहरा विचार यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। अपनी भाषा का सम्मान और उसका विकास ही हर तरह की प्रगति की जड़ है। ये भाषाई गौरव सीधे तौर पर हमारे जीवन की बाधाओं को पार करने से जुड़ा हुआ है। तो इन सब कहानियों और उदाहरणों से हमने क्या सीखा? सार यही है कि असफलता हमें तोड़ती नहीं है, वो बस एक अवसर है कुछ नया करने का। असली कामयाबी वही है जब आप गिरने के बाद फिर से उठ खड़े होते हैं। चाहे वो 14 करोड़ के कर्ज से उभरना हो, परीक्षा में फेल होने के बाद नया रास्ता चुनना हो, या फिर एक बैंक का अपनी भाषा के माध्यम से अपने ग्राहकों के और करीब आना हो। और अंत में इस एक्सप्लेनर को हम इस एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करेंगे। अगर एक व्यक्ति 14 करोड़ के भारी कर्ज से बाहर आकर या परीक्षा में विफल होने की राख से उठकर एक नया मुकाम हासिल कर सकता है, तो जरा सोचिए, जब बड़े संस्थान और बैंक सच में आम लोगों और अपनी जड़ों से पूरी तरह जुड़ जाएंगे, तो वो प्रगति के आसमान में कितनी ऊंची उड़ान भर सकते हैं। सच में ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करना चाहिए। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।